हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएसई हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा कि आपको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेकर 5 तक के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे के सारे लेक्चर समझ में आएंगे। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कि आपका आधार बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जो है सिटीजनशिप का, है ना। किस प्रकार से भारत में हमारे में हम जो लोगों को नागरिकता देते हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं और कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, उन सभी प्रावधानों के बारे में हम पढ़ेंगे। नागरिकता, तो नागरिकता भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं नागरिकता से रिलेटेड। ठीक है, तो किसी भी देश में क्या होता है, किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो नागरिक होते हैं या विदेशी होते हैं। ठीक है, नागरिक कौन होते हैं, जैसे हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारतीय राज्य के जो पूर्ण सदस्य होते हैं उन्हें हम नागरिक कहेंगे, जिन्होंने यहाँ की नागरिकता हासिल कर रखी है। कुछ उनके लिए नियम है जो उन पर वो खरे उतरते हैं। ठीक है, तभी वो भारत के नागरिक हैं। और विदेशी लोग होते हैं जो अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, जो यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आए होते हैं या किसी काम करने के पर्पज़ से आए होते हैं, है ना। राजदूत होते हैं जो यहाँ पे नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो वो विदेशी होते हैं। और विदेशी को 2 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे एक तो विदेशी मित्र, जिन देशों के साथ हमारे सकारात्मक संबंध है। ठीक है, जैसे नेपाल हुआ, रशिया हुआ, इनके जो नागरिक होंगे वो विदेशी मित्र के यहाँ पे वो माने जाएंगे। इसके विदेशी मित्र जो हमारे हैं, जिनके साथ हमारे सकारात्मक संबंध है, उनके नागरिक हैं। ऐसे ही एक विदेशी शत्रु होता है जिसके साथ हमारे नकारात्मक संबंध होता है, अच्छे संबंध नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें पाकिस्तान, इसके साथ हमारे नकारात्मक संबंध है। तो इनके अगर कोई भी नागरिकों को भारत माना होगा तो उनके लिए कुछ अलग प्रावधान होंगे। ठीक है, तो ये नागरिकता एक तरीके से कि कैसे देनी है, कौन यहाँ पे रह सकता है, विदेशियों के साथ कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो ये प्रीलिम्स या मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें से जनरली बहुत ही कम क्वेश्चन बनता है। आज तक इसमें से जो एक क्वेश्चन आया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये बना है कि यह बिल्कुल याद रख लेना कि जो भारत में क्या होता है, नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। सरल भाषा में कहें तो या तो भारत में वो जन्मा हो तो यहाँ का भारत का ही नागरिक हो गया, या वो बाहर से किसी विदेश से यहाँ पे भारत में आया हो और यहाँ की किसी जो भी रूल्स होते हैं, प्रमाण पत्र दे के आगे पढ़ेंगे, उनके द्वारा उसने नागरिकता हासिल कर ली हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब भारत में नागरिक जन्म से भी हो या प्राकृतिक रूप से हो, दोनों रूप से क्या बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में केवल, मैंने काफ़ी इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। जिसने वहाँ पे जन्म लिया हुआ, जिसकी वहाँ पे मूल रूप से वहीं का नागरिक होगा, ना कि जैसे मैं भारत से गया अमेरिका, मैंने वहाँ की नागरिकता हासिल की, जो भी उनके नियम एंड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता जब तक मैं वहाँ पे जन्म नहीं लूँगा। जैसे मेरे माता पिता वहीं के रेजिडेंस है ना, फिर मैंने जन्म लिया, मेरे माता पिता का मूल जो निवास है वो भारत था, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली। ठीक है, फिर मैं वहाँ पैदा हुआ तो ही मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ गया और मैंने नागरिकता हासिल की तो मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ, लेकिन इंडिया में ऐसा है। तो अब ये दोनों के बीच में एक जो अंतर है वो अच्छे से याद रखना। एक अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर, भारत में जन्म और प्राकृतिक दोनों के आधार पर राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें प्रीलिम्स में आई हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में, जो संविधान के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि संविधान में भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक किसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं, नागरिकता के बारे में, कि किस किस को नागरिकता दी जाएगी, क्या क्या प्रावधान रहेंगे। ठीक है, नागरिकों के क्या क्या नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम है, कानून है, क्या क्या संसद कानून बना सकती है। ठीक है, इन सब के प्रावधान है। ठीक है, साथ में ही संसद को नागरिकता संबंधित मामलों हेतु नागरिकता से संबंधित जितने भी मामले हैं कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये आर्टिकल है, इन्हीं के अंदर संसद को ये शक्ति दी गई है कि ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ मामले आते रहते हैं। जैसे असम नागरिकता वाले जो मामले आए थे, ठीक है, अलग से एनआरसी वगैरह के रिलेटेड मामले आते हैं ना, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के जितने भी मामले आते हैं, तो उनको संसद को शक्ति है कि वो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी परिस्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग नियम बनाए या उसमें संशोधन करे। ठीक है, ये आर्टिकल 11 में ऐसा लिखा गया है कि संसद को कानून बनाने की शक्ति है नागरिकता से संबंधित। ठीक है, इसलिए संसद ने क्या है,
एक नागरिकता अधिनियम भी बनाया था 1955 में, जिसके अकॉर्डिंग नागरिकता संबंधी जितने भी नियम और कानून है ना वो रेगुलेट किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सभी आर्टिकल्स के बारे में। इस चैप्टर में इतना खास है नहीं, आप जैसे बुक पढ़ोगे ना तो उसमें अलग अलग डेट दी गई हैं कि इससे यहाँ तक तुम नागरिकता अगर इस डेट के बाद आते हो या ऐसे इस कंट्री से ऐसे लौट के आते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो इतना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊँगा आप बस उतना ही याद रखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ आएगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ, है ना। तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। बट अगर अदरवाइज आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर की कोई भी पेपर्स उठा के देख लीजिए, उनमें ऐसा ही है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बता दिया और जो आ सकते हैं भविष्य में, उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे दूंगा। बाकी आप इसमें जो डेट है इन सब, ये फैक्चुअल नॉलेज ये सब नहीं पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है। जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, उस समय उस समय उसके बाद जो लोग भारत में रहेंगे उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो आर्टिकल 5 में बताए गए हैं, ठीक है। इसको भी आप याद ना रखें तो कोई वो नहीं होगा। जैसे प्रीलिम्स में तो इसका क्वेश्चन बनेगा नहीं, मेंस में हाँ तुम लिख सकते हो, अगर बाई चांस बनेगा कोई अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में तो बन सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो आप एक बेसिक नॉलेज रखना कि हर आर्टिकल में क्या क्या लिखा है ना। ये तो आपको वैसे भी होना चाहिए कि जैसे जो आर्टिकल्स हैं हमारे क्या क्या कहते हैं, ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 6 में क्या लिखा? आर्टिकल 6 बताता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में वापस आया हो, ठीक है, कि पहले पाकिस्तान चला गया हो लेकिन दोबारा भारत में आया हो, ठीक है, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तों में क्या है कि माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। जब हमारा देश विभाजित नहीं हुआ था उससे पहले जो अविभाजित भारत था, पाकिस्तान में इंक्लूड था, उसके माता पिता या दादा दादी उनमें से कोई एक व्यक्ति वहाँ पे पैदा हुआ हो और फिर वो व्यक्ति पाकिस्तान से दोबारा भारत आया हो, तो उसकी नागरिकता देने से जो भी संबंधित प्रावधान है उसको हम आर्टिकल 6 में पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें उसके प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 7 में क्या लिखा है? आर्टिकल 7 में लिखा है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकार, तो कोई भी व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान में हो फिर वहाँ से कहीं और चला गया हो, किसी और देश में या कहीं भी चला गया हो और फिर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, तो उसके संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में लिखे गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या है कि भारत मूल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका मूल भारत में था, जैसे उसके दादा परदादा उनमें से कोई एक भारत के रहे होंगे, है ना, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, वो भारत से बाहर निवास कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे दादा परदादा में से कोई एक व्यक्ति भारत के थे लेकिन मैं किसी और देश में जाके वहाँ निवास कर रहा हूँ, है ना, फिर मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो मेरा मूल तो भारत है, क्योंकि मैं मेरी पीढ़ी का कोई ना कोई यहाँ पे भारत से ही बिलोंग करता है। तो उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के लिए आर्टिकल 8 में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। 9 के बारे में क्या होता है? जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं अमेरिका गया, मैंने वहाँ जॉब कर रहा हूँ, जॉब करते करते मुझे लगा कि मैं यहीं सेटल होना चाहता हूँ और मैंने स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली, ठीक है। तो हमारे भारत में हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है कि अगर मैंने अमेरिका की अगर नागरिकता हासिल कर ली है तो मेरी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्वेच्छा से अगर मैंने किसी और देश की कर ली है तो स्वतः ही मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है किसी भी व्यक्ति की अन्य देश की नागरिकता हासिल करने के बाद भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इसके बारे में प्रावधान किसमें? आर्टिकल 9 में। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 10 में क्या लिखा है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। आसान भाषा में कहें तो जो भी नागरिकता, जैसे मुझे नागरिकता मिल गई है या मेरे बच्चों को मिलने वाली है, आगे आने वाली पीढ़ी में मिलने वाली है, जो मुझे अधिकार मिले हैं, ठीक है, उन अधिकारों में बने रहना, ठीक है। आर्टिकल कहता है कि आपको नागरिकता वाले जो अधिकार दिए गए हैं वो आपके बनी रहेंगे, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि कुछ जो निम्न प्रावधान जो हम आगे पढ़ेंगे उनसे अगर आपका उनमें आप बने रहते हो, जैसे उनका आप उल्लंघन नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग हमारी नागरिकता का जब तक समाप्त नहीं होती है हमारी नागरिकता जो है, तब तक हमारी नागरिकता बनी रहेगी। ये किसमें बोला? आर्टिकल 10 में। एक तरीके से आश्वासन दे दिया है कि ठीक है, जब तक आप कुछ गलत नहीं करोगे, जो निम्न प्रावधान दिए गए हैं उनका वायलेशन नहीं करोगे, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 11 में क्या लिखा है? हमने ऊपर ही पढ़ा कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल थे जिनमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए थे, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं कि नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अगर किसी को मिल गई तो ऐसा नहीं है कि उसकी नागरिकता बनी ही रहेगी, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो कभी क्वेश्चन बने कि भारत में नागरिकता स्थायी है, नहीं, उसके निम्न नियमों के अकॉर्डिंग उसको समाप्त भी किया जा सकता है, तो स्थायी नहीं है ना। तो कौन कौन से नियम हैं इनके अकॉर्डिंग हम उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 3 कारण हैं जिनसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, है ना। उनमें पहला है आपका स्वैच्छिक त्याग, जैसा कि हमने पढ़ा, कौन सा आर्टिकल में पढ़ा, स्वैच्छिक त्याग आर्टिकल 9 में पढ़ा। अगर किसी व्यक्ति ने, है ना, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसने किसी और अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है स्वेच्छा से, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति का, जो भी नाबालिग बच्चा होगा, जो 18+ का नहीं है, उसकी भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस देश में वो पैदा होगा, जैसे अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी पैदा हुआ, वहाँ की नागरिकता हासिल करेगा वो। लेकिन वो व्यक्ति, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो मूल है वो क्या, भारतीय है, तो वो 18+ होने पर प्रार्थना पत्र देकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है, क्योंकि वो भारतीय मूल का व्यक्ति है। लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति की जिसने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता हासिल कर ली है, उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। सेकंड रीजन है बर्खास्तगी के द्वारा, कि जब कोई स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से कर लिया तो उसकी तो होगी, साथ में उसके नाबालिग बच्चे की भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी नागरिकता किस तरीके से कैंसिल होगी, ये उसका है। और बर्खास्तगी के द्वारा जब कोई स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेनी है, तो उसकी तो स्वयं ही बर्खास्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला प्रावधान तो आर्टिकल 9 में सीधा सीधा लिखा गया है, ठीक है, कि अगर मैंने कहीं और की नागरिकता हासिल कर ली है तो तुम्हारा भारत की नागरिकता स्वेच्छा से समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही एक मॉडल कनाडा में भी है। कनाडा भी क्या होता है, हमारा जो नागरिकता का मॉडल है कनाडा की तरह ही है। कनाडा भी एक नागरिकता को ही प्रमोट करता है कि किसी और देश की कई हासिल कर ली तो उस देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कई देश होते हैं जो मतलब दोहरी नागरिकता को भी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे देश हैं, ठीक है। नंबर जो तीसरा रीजन है वो है वंचित करने के द्वारा। वंचित करने से मतलब है कि अगर नागरिकता फर्जी तरीके से ग्रहण की गई हो, ठीक है, गलत प्रमाण पत्र दे दिए हों, गलत डॉक्यूमेंट दे दिए हों, उन्हीं के द्वारा अगर कोई नागरिकता हासिल करता है तो बाद में पता चलने के बाद उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, कोई भी नागरिक ने संविधान का उल्लंघन किया हो या उसके नियम और रूल का अनादर किया हो तो उसकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है, ठीक है। अगर कोई नागरिक है युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ जुड़ा हो, उसकी सहायता सूचना आदि दी हो, ठीक है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, क्योंकि वो शत्रु देश का सहायता की है उसने, तो देशद्रोह माना जाएगा और उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने पंजीकरण या प्राकृतिक तरीके से नागरिकता हासिल करी हो, लेकिन उसके 5 साल के दौरान, जैसे मैंने आज नागरिकता हासिल करी किसी और विदेशी ने, लेकिन 5 साल के दौरान मैं किसी देश में 2 वर्ष तक कैद रहता हूँ, या मैं वहाँ पे कोई करता हूँ कुछ इलीगल काम कर देता हूँ और 2 साल तक वहाँ पे अगर मैं कैद रहता हूँ तो उसकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है, ठीक है। भारत के बाहर अगर मैं 7 वर्षों से रह रहा हूँ, ठीक है, बगैर किसी सूचना के मैं भारत के बाहर रह रहा हूँ, 7 वर्षों से लगातार भारत आया ही नहीं हूँ, तो मान लिया जाएगा कि वो भारत में नहीं, उसने वहीं की नागरिकता हासिल कर ली है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो एक नागरिकता वाला मॉडल है वो कनाडा में भी है, तो ये आप याद रख सकते हैं, या कहीं क्वेश्चन में अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हमारी नागरिकता का जो मॉडल है कनाडा की तरह ही है। कनाडा में भी एकल नागरिकता को ही प्रमोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के विपरीत भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। जैसे अमेरिका में क्या संघीय व्यवस्था अमेरिका में भी है और भारत में भी है, लेकिन अमेरिका में क्या है, जो केंद्र है, जो देश है, उसकी नागरिकता अलग होगी और जो राज्य है उसकी नागरिकता अलग होगी, ठीक है। राज्य की नागरिकता के अकॉर्डिंग उनको अलग जो भी अधिकार है वो मिलेंगे, या कोई भी फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगी, और केंद्र की नागरिकता के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग मिलेंगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में है संघीय व्यवस्था, लेकिन हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो थोड़ी केंद्र की ओर झुकी हुई व्यवस्था है। यहाँ पे किसी भी देश का भारत का व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, सबको समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एक अपवाद है, ठीक है। ये अपवाद इतने याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप नॉलेज रख लेना आप थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में भी आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे तो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं किसी भी राज्य में। हमारा देश आपको पता ही है कि हम किसी भी राज्य में जाएं तो हमें सभी राज्यों में एक समान कहीं कैसे भी रहने की ज़रूरत है, मतलब कैसे भी रह सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली में क्या है कि मुझे कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लाना पड़ेगा, मैं यहाँ आ सकता हूँ और रह सकता हूँ, ठीक है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी अनादर डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है। तो ये हमारा भारत है, ये हमारी व्यवस्था है। लेकिन कुछ अपवाद हैं कि जो
किसी व्यक्ति को राज्य के आधार पर थोड़ा बहुत उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो है आर्टिकल 16। जैसे आर्टिकल 16 में क्या है कि संसद जो होती है किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों के लिए नौकरियों के लिए अलग सुविधा रख सकती है। जैसे आर्टिकल 16 क्या कहता है, अवसर की समानता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे जो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को ही वो नौकरी देना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसे प्रावधान बना सकते हैं, संसद कानून बना के ऐसे प्रावधान बना सकती है, ठीक है। ऐसा ही एक्ट था सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957, ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन ये एक्ट क्या है, फिलहाल में सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में इसकी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही इसकी व्यवस्था है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो भी वहाँ की कुछ भी रोजगार होंगे, कुछ गिने चुने रोजगार होंगे, वहाँ के सिर्फ रेजिडेंट्स को ही नौकरी देंगे, बाकी किसी अनअदर स्टेट की बजाय, ठीक है। तो ये प्रावधान संसद कर सकती है। थोड़ा एक अपवाद है जहाँ अवसर की समानता में भी एक तुम्हारा अपवाद है कि राज्य के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा ही सिमिलरली आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 19 में, जैसे 19 में कई राज्यों में तुमको संचरण करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हुए, ठीक है, और जैसे वेश्या हुई या जो अपराध युक्त व्यक्ति हुए, उनको क्या है कि संचरण करने की इतनी पाबंद, उनको आज़ादी नहीं है, ठीक है। तो किसी किसी स्टेट्स में भी अलाउ नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम नहीं जा सकते, एक इनर लाइन परमिट लेना होता है, तो ठीक है। कुछ कुछ अपवाद हैं जिनमें तो दूसरे राज्यों का होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे तुम भारतीय नागरिकों की बात हो गई, अब हम पढ़ेंगे जो विदेशी नागरिक हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो उस देश के नागरिक और विदेशी नागरिक, ठीक है। तो विदेशी नागरिकों की मैं जैसे के बारे में लक्ष्मीकांत में काफ़ी सारी नॉलेज दी हुई है, लेकिन आपको उसमें से बिल्कुल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में। उसमें से जैसे आप एक बेसिक रीडिंग लगा लेना बस, कि उनको क्या क्या करना अलाउ है, क्या क्या करना अलाउ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बस वही पढ़ाऊँगा तो थोड़ा बहुत आपको एक समझ विकसित कर दे, और थोड़ा बहुत बस आपको याद रहे इन लोग, बट जबकि इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि विदेशी नागरिकों के लिए एक नागरिक संशोधन अधिनियम किया गया था। नागरिकता जो हमारा अधिनियम है उसी में हम संशोधन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 2015 में एक उसमें अमेंडमेंट किया गया था। उसमें क्या गया था कि पहले क्या होते थे कि विदेशी भारतीय नागरिक जो भारत से आते थे ना, उसको विदेशी भारतीय नागरिक कहते थे। जैसे कोई भी विदेशी भारत में आगे रह गया, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, घूमने आया, तो उनको विदेशी भारतीय नागरिक कहते थे। लेकिन इसको बदलकर 2015 के संशोधन में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया था, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ करती थी, इससे पहले एक PIO करके एक स्कीम लाई थी। PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में संशोधन किया गया, तो इस वाली स्कीम में PIO, इसमें साथ में OCI, इन दोनों को ही एक बना दिया गया था, ठीक है। OCI का मतलब था जो विदेशी भारतीय नागरिक थे, है ना। कि अब इस वाली स्कीम में क्या हो गया कि जो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय ओरिजिन के थे लेकिन विदेश में रहते थे उनके लिए, और जो कोई विदेशी नागरिक व्यक्ति जो मूलतः ही विदेश का है, वो भारत में आके कुछ भी घूमने रहने काम आए, रहने के लिए आए, इन दोनों को ही मिला करके एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का नाम दे दिया गया था। इनको एक कार्ड धारक जैसे एक आइडेंटिटी दी जाएगी, इस नाम से विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के एक नाम से आइडेंटिटी दी जाएगी कि हाँ, उन सभी को दोनों को बराबर कर दिया गया था। पहले मूल व्यक्ति जो भारत के मूल व्यक्ति थे, जिनका मूल भारत में था, वो जो विदेशी व्यक्ति थे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन इस वाली स्कीम के अकॉर्डिंग इन दोनों को एक ही कर दिया गया था, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों ही विदेश के नागरिक हैं। भारत की नागरिकता की बजाय इन्होंने किसी और देश की नागरिकता को हासिल किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया था। तो आप एक बार अपने बुक में जाके देख लेना कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। इनको जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना अलाउ नहीं है, ठीक है। और सार्वजनिक रोजगार के मामले में जो अवसर की जो क्षमता है वो भी इनको नहीं मिल सकती, उससे वंचित हो सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए ये बिल्कुल अर्ह नहीं है, मतलब ये नहीं चुने जा सकते क्योंकि भारत के नागरिक नहीं है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट में होना चाहिए कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जा सकते। मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है क्योंकि मत नहीं दे सकते क्योंकि भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। तो आप एक वर्ष में से पढ़ लेना नॉर्मल, बाकी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हाँ, और इनकी भी जो नागरिकता है, जैसे भारत में अगर ये भी कुछ उल्लंघन करते हैं तो इनका जो ये विदेशी भारतीय नागरिक का एक कार्ड धारक का इनको जो एक आइडेंटिटी दी है, ये भी समाप्त की जा सकती है। इसकी भी समाप्त करने के जो रीज़न है वही होंगे जो हमने पहले पढ़े थे, जैसे धोखाधड़ी, ठीक है,
धोखाधड़ी के रूप में इन्होंने अगर कोई फेक कागज़ दिखा के या डॉक्यूमेंट दिखा के इन्होंने अगर नागरिकता हासिल की हो गई हो, तो है ना, संविधान, वही संविधान का इन्होंने अनादर किया हुआ हो, तो जब भारत युद्ध में संलग्न हो, ठीक है, जब युद्ध में संलग्न हो और तब इसने किसी जो हमारा शत्रु देश है उसकी सहायता की हो, ठीक है, उसकी सहायता की हो, तो इनकी नागरिकता को का जो प्रावधान है उसको कैंसिल किया जा सकता है। सेम भाई कि जैसे ये वाला जो कार्ड धारक वाला इन्होंने डॉक्यूमेंट लेने के बाद, एक आइडेंटिटी लेने के बाद, अगर 5 साल के अंदर 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए अगर एक कैदी रहते हैं, उन्होंने कोई अपराध किया हो, तो ठीक है, ऐसा करने पर इनकी नागरिकता को कैंसिल किया जा सकता है। या फिर इनसे भारत को खतरा हो, भारत की एकता अखंडता को खतरा हो, तो भी इनकी नागरिकता को कैंसिल किया जा सकता है ना। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट था आज के इस चैप्टर के बारे में। इसमें से ज़्यादा इतना आपको याद मत रखना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस आप उसी को याद रखना। ये जो इसकी PDF है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे क्योट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिला हो, आपको लगा हो कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कहीं और अच्छी जगह या पेड कोर्स देके पढ़ने को मिलता, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी में, वो हमसे जुड़ सकते हैं और आप इस चैनल को उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हम इस चैनल के द्वारा सारा कोर्स, जितना भी UPSC की जितनी भी तैयारी होती है, जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं, वो सबको मैं यहाँ पे कवर कराऊँगा, ठीक है। मैं काफ़ी मेहनत करके आपको एक क्वालिटेटिव लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज हम बात कर लेते हैं हमारे क्वोटेशन के बारे में। इसको आप अपने चैप्टर पर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वोटेशन हो जाएंगे इस सीरीज़ के एंड तक। ऐसे मैं जितने भी लेक्चर्स बनाऊँगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, उनके सबकी एंड में मैं आपको क्वोटेशन दूंगा, ताकि आपको बहुत सारे क्वोटेशन याद हो जाएं, जो आपको आपके आंसर को औरों से बहुत ज़्यादा अलग बनाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो आज का जो क्वोटेशन है वो महात्मा गांधी जी का है। उन्होंने कहा था, आग के बदले में आग पूरे विश्व को अंधा बना देगी। बेसिकली सिंपल सी बात है, वो एक अहिंसावादी इंसान थे, हिंसा के लिए बिल्कुल मना करते थे, हिंसा से वो नफरत करते थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम आग के बदले आग मांगेंगे, मतलब हम किसी और ने हमसे लड़ाई की तो हम भी उससे लड़ाई करेंगे, मतलब हिंसात्मक तरीका अपनाएंगे, तो ये पूरे विश्व को जल्द ही नष्ट कर देगा, अंधा बना देगा, ठीक है। तो हमें हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से ही, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए हमें। अगर किसी ने, वो उनका एक ही रूल था कि अगर तुम्हारे किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा है, तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, ताकि उनको शर्मिंदगी से ही मर जाए, ठीक है। तो अगर कभी अहिंसा या इससे संबंधित या शांति से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आया हो या निबंध आया हो, तो आप उसमें उसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।